Yes, sir. ओके सर। ओके, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, इनकम टैक्स में हम लोग सर पीजीबीपी में बात कर रहे हैं सर। इनकम टैक्स के अंदर कौन से टॉपिक में है? 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है ना सर इनकम टैक्स के अंदर। देयर इज अ 5 हेड्स ऑफ इनकम, और 5 हेड्स के अंदर हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं? पीजीबीपी। अगर किसी का पीजीबीपी ये मिडिल टॉपिक चल रहा है सर, बाई चांस अगर पीजीबीपी का स्टार्टिंग लेक्चर्स रिवाइज नहीं हुआ है या फिर थोड़ा बहुत करना है, तो प्लीज़ एक बार कर लो सर। मैंने लिंक आई थिंक सभी को शेयर करके रखा। कोई डाउट हो तो सामने आके पूछ लो, ऑनलाइन पूछ लो, जो करना है कर लो, बट ज़रूर सर कर लो एक बार, हाँ। और अगर इनकम टैक्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, उसका भी क्लास मैंने देके रखा। अभी के लिए कर सकते हो, बाद में मैं फिर से जब बेसिक्स करवाऊंगा तब और एक बार कर लेना। जिनको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का कोई आइडिया नहीं है उनके लिए बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का लिंक भी मैं शेयर करके रखा। यस नील, बोलो। गुड इवनिंग सर। नील आवाज আসছে? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ पीजीबीपी के अंदर बात कर रहा हूँ। पीजीबीपी और कुछ भी नहीं सर। इनकम टैक्स में जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम क्या है सर? हेड्स ऑफ इनकम और कुछ भी नहीं, इनकम टैक्स का इनकम करने का तरीका है। यानी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है सर? ये डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। काम क्या है इसका? सर कुछ काम नहीं है, एक ही काम है, सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके देना। और क्या काम होगा? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना, वही इसका मेन काम है। इनकम टैक्स e-filing.government.in, ये गवर्नमेंट, ये इनकम टैक्स का मेन साइट है और ये ई फाइलिंग का साइट है। आप चाहो तो यहाँ पर विजिट कर सकते हो, रेगुलर विजिट करते रहना सर, ठीक है? ये सब साइट में विजिट करते रहना, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। और हम लोग भी क्लास में करेंगे आगे आगे। ई फाइलिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और एक्चुअली डे टू डे लाइफ का पार्ट है सर। एक्चुअली डे टू डे लाइफ का पार्ट है। अभी थोड़ा सा सर्वर मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए एंटर नहीं हो पा रहा हूँ सर, ठीक है? तो सर क्यों मैं बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाते हैं उसमें, जैसे जीएसटी क्लास में आप लोग जीएसटी के बारे में बार बार सुनते हो मेरे क्लास में, इसी तरह से इनकम टैक्स के क्लास में आप इनकम टैक्स के बारे में सुनोगे। जैसे अभी 31 जुलाई लास्ट डेट चल रहा था ना आईटीआर फाइल करने का, मैंने इंडिविजुअल लेवल में। इसी तरह का अभी सितंबर का टाइम आएगा, उस टाइम पे बिजनेस के लिए करना है, अक्टूबर में, ठीक है? तो मेन पॉइंट इज दैट कि डिपार्टमेंट जो है सर, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑलवेज पब्लिक को बोलता है, कॉन्सेस करते कि भाई आप इनकम करो, सरकार के घर में टैक्स पे करो, ठीक है? और रिसेंटली इस बार सरकार को टैक्स कंपेरेटिवली थोड़ा कम मिला है सर। ऐसा कुछ एक रिपोर्ट आया था ना, रिपोर्ट मिलने से मुझे, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। बट आप लोग अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए इनकम टैक्स का साइट के साथ रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हो। मुझे जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा ना, मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताता जाऊंगा। जब आप लोग बेसिक्स पढ़ोगे ना, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ोगे, ये सब कवर अप किया, सैलरीड पर्सन का, बिजनेस का, क्या गाइडलाइंस होते हैं, सब कुछ एकदम इनकम टैक्स साइट के अंदर जाके पढ़ाया, ठीक है? मौका मिलने पर जैसे मुझे रिटर्न फाइलिंग का एक टॉपिक आएगा, वहां पर मैं आपको रिटर्न फाइलिंग के साथ सिखाऊंगा, ठीक है? कि कैसे रिटर्न फाइलिंग होता है, क्या सिस्टम होता है, कौन से काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए होता है। जो टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं ना, हम लोग टैक्स फार्म में जाते हैं, वो यही सब काम करता है सर। आप लोग भी आगे जाके एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, एज ए सीएस आप लोग भी करोगे सर, जानते हैं सर, क्यों रोज बोलते रहते हो सर? सब मालूम है, फिर भी बोलता हूँ, आदत सा है सर, आपका आदत खराब है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ खराब आदत भी ना जिंदगी में अच्छा हो जाता है। खराब आदत समझते हो? एक्चुअली आदत तो आदत होता है, कुछ खराब, कुछ बुरा, कुछ अच्छा। तो पीजीपीपी के अंदर हम लोग अभी
सेक्शन 28 से ये पीजीबीपी का सेक्शन चालू होता है सर। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, माने आप अगर बिजनेसमैन हो, अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं लाइक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर है, प्रैक्टिसिंग टीचर है, सब प्रोफेशंस के अंदर आ जाता है, जो अपने स्किल के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट के घर में इनकम करके जमा करते हैं, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। और जो बिजनेस करता है वो बिजनेस, जो प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बेचता है, बिजनेस। ये जो कंप्लीट एरिया है ये सेक्शन 28 से लेके 44 AE का एरिया है। ठीक है सर, सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? हर एक लॉ है ना सर, इनकम टैक्स क्या है सर? इनकम टैक्स इज अ लॉ। और ये इनकम टैक्स लॉ जो है ये सेक्शन वाइज बात करता है। तो हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में सेक्शन 28, 29, 30, है ना, 30 से लेके 37 का एरिया अभी कवर करने के पीछे भाग रहे हैं सर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं। कौन सा सेक्शन लास्ट क्लास में हुआ था? कोई मुझे बता दो सर, कोई इतना बता दो, लास्ट क्लास में कौन सा सेक्शन हुआ था और उस रिलेटेड क्या क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था? हाँ सनोन, शालिनी, कोई तो बताओ, कनिका, की सेक्शन হয়েছিল ক্লাসে? अरे कोई तो बताए मुझे। 35 AD। 35 AD, थैंक यू सर। 35 AD क्या सेक्शन है? 35 AD क्या बात करता है? 35 AD व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ 35 AD? बोलो, चुप ना रहो, कुछ तो कहो। हाँ सर बोलो, सर बोलो। 35 AD किस सेक्शन पे बात करता है? मेन फोकस एरिया क्या है? व्हाट इज द मेन पॉइंट? क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो सर, आप लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ सर। ইয়েস স্যার। স্যার আমি ওই লাস্ট ক্লাসগুলো দেখিনি এখনো, ওই জন্য আমি বলতে পারছি না কিছু। वेरी गुड राहुल। लिखे नहीं একটু बाकी স্যার, একটু बाकी बाकीদের কোনো आवाज पाচ্ছি না। हाँ सनोन बोलो, 35 AD क्या बात करता है? स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेशल बोला? सॉरी सर। स्पेशल क्या, स्पेशल नहीं, स्पेसिफाइड। हाँ सर, स्पेसिफाइड। हाँ, ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस है या स्पेसिफाइड बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन मिलता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन 35 AD माने क्या था सर? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस पे एज ए बिजनेसमैन बिजनेस के तौर पे इन्वेस्ट करते हो, ओके, सपोज आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, सुन लो सर बात, सर मतलब भूलने से भूल जाओगे, मतलब नहीं भूलना है। जैसे इससे पहले 35 AD कराने से पहले मैं आपको 35 पढ़ा था, जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर के ऊपर बात किया था कि कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस पे जो साइंटिफिक रिसर्च करता है, ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च में जब बिजनेस अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस है ना, फार्मास्यूटिकल माने जो मेडिसिन बनाने वाला कंपनीज होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेसमैन होने के नाते आईआईटी को, आईआईएम को, है ना, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, कोई रिसर्च कंपनीज को रिसर्च के लिए पैसा देते हो ना, तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। और ये रिसर्च क्या ऐसे ही हवा में रिसर्च होता है? अरे नहीं, कंट्री के तरक्की के लिए होता है, देश के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होता है, इनोवेशन के लिए होता है, आईटी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, फार्मेसी, मेडिकल इक्विपमेंट्स। हाँ सर, ऐसे हजारों चीजों के बारे में हो सकता है। बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च होता है, और उसके ऊपर अगर कोई बिजनेस इन्वेस्ट करता है, एक्सपेंस करते हैं, तो उसको छुटकारा देता है, छूट मिलता है, छूट माने डिडक्शन दिया जाता है। ये सब मैंने आपको 35 में बताया था।
उससे पहले मैं आपके साथ डेप्रिसिएशन में बात किया सर, 32, और एडिशनल डिप्रिसिएशन था 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A। एडिशनल डिप्रिसिएशन उस बिजनेस को मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग माने जहां पर कोई प्रोडक्शन होता है। बिजनेस तो बहुत कुछ होता है, पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बिजनेस जहां मशीनरीज चलते हैं, कोई प्रोडक्शन होता है, या फिर पावर जनरेटिंग यूनिट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जिस मशीन के थ्रू से होता है, वैसे बिजनेस को एडिशनल डिप्रिसिएशन का फायदा होता है, एक्स्ट्रा 20%। तुम सब करा के आया? क्वेश्चन हुआ सर, क्वेश्चन हुआ, डिप्रिसिएशन रेट जाना आप लोगों ने, WDB ब्लॉक ऑफ एसेट कैलकुलेशंस एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में पूछता है, तभी तो करवाया। भूल न जाना सेक्शन 32 को, भूल ना जाना सेक्शन 31 को, भूल ना जाना 30 को। हाँ सर, ये सब भूलना नहीं है। लास्ट दिन तो मैंने आपको 35AD बताया। जैसे अगर कोई 5 स्टार होटल बनाते हैं, 4 स्टार होटल बनाते हैं, बेसिकली 2 स्टार के ऊपर का होटल बनाते हैं, कोई शुगर के लिए स्टोरेज हाउस बनाता है चीनी का, ठीक है, कोई अगर एग्रीकल्चरल स्टोर कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, हाँ, हॉस्पिटल बनाते हैं 100 बेड्स वाला, कोई अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करता है, रीडेवलपमेंट करता है, कितना सारा बात हुआ सर। उसका भी स्पेसिफिक डेट है कि कब बनाने से मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ करवाया सर, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोविजंस पढ़ाया, या ऐसा भी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करा। इनकम टैक्स एक्ट एक इस तरह का सब्जेक्ट है सर, जहां पर आपको रूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, मैंने लॉ का, और साथ में लॉ क्या कहता है उसको यूज करना है कैलकुलेशंस पे। दोनों कॉम्बो करोगे तो इनकम टैक्स इजी लगेगा। पर अगर आप कोई कोई क्या ना, मैं नाम तो नहीं ले सकता, पर काफी सारे लोग ऐसे भी सिखाते हैं कि सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करा दिया और सिलेबस खत्म हो गया। मैंने जैसे मानो PGPP का टॉपिक है, ठीक है, अगर आप मुझे बोलोगे कि सर जल्दी जल्दी खत्म करो, ठीक है, आप ऐसे मुझे बोल सकते हो। अच्छा सर, मैं ना 2 मिनट के लिए मैं पॉज रखूंगा, क्योंकि ना वो मैम के लिए मैंने मेडिसिन ऑर्डर किया था, तो मुझे थोड़ा सा ना रिसीव करना है। मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप लोग ना जस्ट थोड़ा सा वेट करो, अब भी आता हूँ सर। हेलो। यस सर, सर आप लोग हो कनेक्टेड? प्लीज बोलो सर। Yes, यस sir. सर। ओके सर। ऋषभ का क्या हो गया? ओके, ठीक है सर, पुराना सेक्शन के बारे में और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, न्यू सेक्शन में बात करूंगा अभी। बहुत हुआ, रिवाइज करो सर, सब भूल रहे हो आप लोग। जिसको रिवाइज करना है रिवाइज करे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो प्लीज स्टार्टिंग से एक बार देखते रहे। स्टूडेंट हो आप लोग, पढ़ाई करना आप लोगों का काम है, पढ़ाई करो। डाउट है पूछो सर, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तो अवेलेबल है। लेकिन पढ़ाई पहले करो, बिना पढ़ के मत पूछना। बिना पढ़ के पूछोगे ना, आप भी आधा अधूरा रहोगे, मैं भी आधा अधूरा रह जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आज का सेक्शन फ्रेश टॉपिक क्या होगा? 35D,
ठीक है। सेक्शन 28 से लेके 44AE तक फैला हुआ है पीजीबीपी। बड़ा चैप्टर है सर, टाइम लगता है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बस 2-4 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया और पीजीबीपी कंप्लीट हो गया। सर मुझे तो शॉर्टकट पसंद नहीं है, आप लोगों को पता है, और शॉर्टकट जिंदगी में ना बहुत मुश्किल करता है, क्योंकि एक्चुअली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिसके लिए जितना मेहनत करना है उतना तो करना पड़ेगा। आप शॉर्टकट करोगे ना पीछे ही रह जाओगे सर। जिंदगी आपको छोड़ेगा नहीं, बिकॉज यू हैव टू पे योर ड्यूज। जिस काम के लिए जितना ड्यू रखोगे वो ड्यू बाद में चुकाना पड़ेगा। और बाद में ड्यू चुकाना क्या मुश्किल होता है पता है सबको। हाँ, जब पेमेंट करना है तब पेमेंट कर देना चाहिए ना, बाद में लोड हो जाता है। समझ रहे हो सर, मैं बात को समझा पा रहा हूँ ना। पढ़ाई अभी करना है तो अभी करो, बाद में बोल के कुछ नहीं करना है, बाद में सब ड्यू रह जाएगा और ड्यू चुकाना पड़ेगा सर। सर कैसे? सर कभी बैठे बैठे ना ज्ञान दे दूंगा, फिलहाल पढ़ाई का ज्ञान ले लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर incurred by Indian companies and other resident non-corporate assessees shall be allowed as deduction over a period of 5 years, beginning with the previous year in which business commence or in which extension of the undertaking is completed or the new unit commence operations or productions. सर कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे समझाता हूँ ना सर, समझाया कहाँ? पहले ही जज करना मत, पहले पढ़ो तो सही, फिर जजमेंट कर लेना। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस: expense on preparations of project report, feasibility report, market survey, engineering surveys, legal charges for drafting agreement. In case of a company, preliminary expense would be include in addition to the above legal charges for drafting MOA, AOA, printing of MOA and AOA, fee for registration of company, expenditure in connection with issue of shares or debentures of the company, that is underwriting commission, brokerage, and charges for drafting, typing, printing, advertisement of the prospectus. भैया ये सर कुछ कनेक्शन हो रहा है? आप लोगों को कुछ बात समझ में आ रहा है जो लोग लॉ का क्लास करते हो? हेलो सर, कंपनी लॉ का क्लास याद आ रहा है सबको? ये सभी बातें मैं कंपनी लॉ क्लास में पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता आप लोगों को? जब मैं वहां पर कहानी सुनाता हूँ तो कोई कोई किसी किसी को ऐसा लगता है कि सर को ना मतलब खाद आके काम नहीं है, सारा दिन बस इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करता है। अरे नहीं रे बाबा, सब चीजें जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉ पढ़ोगे तो टैक्स में काम नहीं है, या टैक्स पढ़ोगे तो अकाउंट्स में काम नहीं है। हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सर कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, देखो आपके सामने है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या है? बिजनेस को स्टार्ट करने का पहले का खर्चा। सर इतना सिंपल सा बात इतना घुमा के काहे बोल रहे हो? नहीं घुमा रहा हूं सर, डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट बात समझ में कहाँ आएगा कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके पीछे ना काफी सारे खर्चा होता है, ऐसे ही बिजनेस नहीं बन जाता। आज अगर मानो आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है, उस आइडिया को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको काफी लीगल काम करना पड़ता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, आपको एमओए बिल्ड करना है। ये सब मैंने कहाँ बताया? ये सब टॉपिक मैंने रिसेंटली बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में बताया। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में डिटेल्स बातचीत हुआ सर। बट यहाँ पर तो डिटेल्स मुझे मौका नहीं मिलेगा बिकॉज ये टैक्स का क्लास है। बट अगर आप लोग कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो ना, वहां पर एमओए, एओए सब पढ़ाया गया। इवन मैंने किसके बारे में बताया था, किसी को याद है कंपनी लॉ का? किसका एमओए डिस्कशन हुआ? सैनॉन को पता हो सकता है, शालिनी को पता हो सकता है, बोलो सर। इनकी नील को मे भी, ऋषभ अगर क्लास किया है तो ऋषभ को भी पता हो सकता है। किसके बारे में बताया था बोलो? किस कंपनी के बारे में मैंने बताया था? एमओए, एओए?
आयन होता तो बोलता अभी। बोलो सर बोलो। हाँ पेटीएम, पेटीएम था, टाटा मोटर्स था। वेरी गुड सर। ये देखो पेटीएम के बारे में आप सभी को नॉलेज है, पेटीएम यूज भी करते हो आप लोग। ये देखो सर, ये पेटीएम का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पेटीएम का नाम एक्चुअली पेटीएम नहीं है, पेटीएम जिस नाम पे रजिस्टर है उसका नाम है, क्या नाम है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने कंपनी लॉ क्लास करोगे ना वहां पर भी करवा के रखा। सर क्या डॉक्यूमेंट है ये? सर ये कंपनी बनने के टाइम पे इशू किया जाता है, मैंने कंपनी को बनाना पड़ता है किसके पास जाके, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, यही लोग ये सब चीज बना के देता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है लीगली, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना कंपनी नहीं बनेगा। जैसे गाना है ना, इसके बिना क्या जीना यारो, वैसा ही एमओए एओए बिना कंपनी नहीं बन सकता। सर एमओए माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए माने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर इसमें क्या बताया जाता है, सर इसमें कंपनी क्या है, क्या करता है, किस लिए आता है, हाँ इसका सारा लीगल चीजें इसमें लिखना पड़ता है। जैसे ये देखो, आप ऑनलाइन में सर्च करो पेटीएम बोल के, ऐसे तो मैं हजारों कंपनी में एग्जांपल दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेटीएम में ही बात कर सकता हूँ, जो कोई भी कंपनी में बात हो सकता है सर। बट पॉइंट इज दैट कि समझ में आए इतना काफी है सर। हम लोग थोड़ी ना कंपनी रिसर्च कर रहे हैं अभी, हम लोग तो बस टैक्स को जानने के लिए जितना जरूरी है अभी पढ़ेंगे, बाकी ये सब कंपनी लॉ क्लास में भी डिस्कशन हुआ है। बस सीखने का इच्छा होना चाहिए, हर बात समझ में आना चाहिए। ये देखो सर, मैंने लिखा पेटीएम, बट यहाँ क्या नाम लिख रहा है, 197 कम्युनिकेशन। एक्चुअली यही इसका ओरिजिनल नाम है, पेटीएम का ओरिजिनल नाम यही है, पेरेंट कंपनी भी बोल सकते हो आप। तो फिर पेटीएम क्या है? सर पेटीएम उसका ब्रांड नेम है, पेटीएम जिस नाम पे रजिस्टर्ड है सरकार के घर मतलब डॉक्यूमेंटेशन में, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। सर इससे हमारा क्या लेना देना? सर बहुत कुछ का लेना देना सर। जब पेटीएम बना था ना, किसने बनाया पेटीएम, कोई बता सकते हो पेटीएम का ओनर कौन है? कौन बनाया पेटीएम को? एक स्कूल टीचर का बेटा। कौन बोलता है सिर्फ बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है? स्कूल टीचर का बेटा भी बिजनेसमैन बन सकता है, इच्छा होना चाहिए। विजय शेखर शर्मा, वन ऑफ दी टॉप लेवल बिजनेस टाइकून इन इंडिया अभी तक। ठीक है, इन्होंने बनाया, विजय शेखर शर्मा ने 2000 में बनाया था, और रिसेंटली कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी किया। अभी पेटीएम का एक एक शेयर 700, 750, 800 टका में बिक भी रहा है। ये सर हम लोगों में से काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट भी था, 500 टका में शेयर में इन्वेस्ट किया था, अभी 800 टका चल रहा है। 5-6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था सर, तब 500, ऐसा 500 टका चल रहा था लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में। सर आप क्या कहना चाहते हो, शेयर खरीद ले? अरे सर मैं शेयर का बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पेटीएम करता क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आया है, ये सभी बातें कहाँ लिखा रहता है? ये सभी बातें लिखा रहता है कंपनी के एमओए के अंदर। पेटीएम को कैसे चलाना होगा, पेटीएम का रूल रेगुलेशंस क्या होगा, कंपनी के अंदर का रूल्स रेगुलेशंस क्या होगा, एज पर कंपनीज एक्ट। जैसे जब ये पेटीएम बना था तब हमारे देश में 1956 एक्ट हुआ करता था, बट अभी एक्ट थोड़ा चेंज हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पुराना एक्ट बंद हो गया है, इसी एक्ट को अभी चेंज करके 2013 एक्ट कर दिया गया, जो अभी आप लोग पढ़ाई करते हो। तो जो भी पेटीएम का रूल्स रेगुलेशंस है, किस तरह से कंपनी को चलाना है, क्या बिजनेस के लिए आया है ना, वो सभी बातें आपको पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको टैक्स में बात कर रहा हूँ सर, ज्यादा लॉ में बात नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि किसी भी बिजनेस को डेवलप करने से पहले आपको उसका एक लीगल पार्ट कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, आपको उसका एक लीगल पार्ट कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाके आप वो काम को मतलब कंपनी को डेवलप कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ सर, यही सब चीजें आगे जाके एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों का काम का एरिया बनेगा सर। एज ए सीएमए, जैसे एक कंपनी है उसका नाम है क्लियर टैक्स बोल के, टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीम ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, सब मिलके ये कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्लियर टैक्स, कंपनी का नाम क्या है, क्लियर टैक्स, बैंगलोर बेस्ड एक टेक्नोलॉजिकल टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपनी है। क्या कंपनी है? बैंगलोर बेस्ड एक टेक कंपनी है, मैंने बेसिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू से इनकम टैक्स, जीएसटी,
कंपनी रिलेटेड काम करते हैं। जैसे कंपनी रिलेटेड क्या काम करता है, जैसे मानो ये देखो सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक CA का काम का एरिया दिखा रहा हूँ। जैसे आप GST का काम करोगे, ऐसे आप लोग भी आगे जाके कर सकते हो। क्लियर टैक्स जो काम करते हैं ये काम आप लोग भी आगे जाके कर सकते हो। GST रिलेटेड काम कर सकते हो। ये भी ITC भी GST का एक एरिया है जो हम लोग GST क्लास में करते हैं। फिर आप इधर देखो TDS का काम, ठीक है। अच्छा, और भी है ITR फाइलिंग माने इनकम टैक्स का काम, टैक्स कंसल्टेंट सर्विस माने एक इंडिविजुअल इंसान या कंपनी आपके पास आएगा, टैक्स कंसल्टेंसी लेगा। इसके अलावा और भी काम करते हैं। क्लियर कंप्लायंस क्लाउड, कंप्लायंस माने टैक्स या GST रिलेटेड कंप्लायंस का काम, ठीक है। फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, कंपनी बिल्ड भी करते हैं। कंपनी बिल्ड का ये भी एरिया है, यहाँ पर दिखा देगा। देखता हूँ सर, अब मिल जाए तो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, बेसिकली ये देखो सर, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी चीजें ये सब कंपनी करता है, ठीक है। लीगल सर्विस में देखो, ये देखो फॉर ड्राफ्टिंग एंड रिव्यूज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट सच एज सेल डीड, वेंडर एग्रीमेंट, को फाउंडर एग्रीमेंट, हर एक काम, ट्रेडमार्क का काम करना, क्या करता नहीं है ये बताओ मुझे, ठीक है। किसी को स्टार्टअप ओपन करना है, चार्जेस भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चार्जेस भी देख सकते हो कि मार्केट में किस तरह का रेट चल रहा है, मार्केट में किस तरह का रेट चल रहा है। जैसे ये देखो, अगर कोई सैलरी कमाते हैं या हाउस रेंट इनकम करते हैं, इनकम टैक्स में देखो आप क्या चार्जेस ले रहे हैं। सैलरी इनकम काउंट करने का 1399 लेगा सर। अगर कैपिटल इनकम काउंट करेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करके देगा आपको, उसके लिए 3499, ठीक है। अगर किसी का फॉरेन इनकम है तो उसका अलग 16,000 समथिंग। बिजनेस रिलेटेड देखो, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए 20,000 का चार्ज लेता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का 15,000, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप, इनकॉर्पोरेट करना, इनकॉर्पोरेट माने बिजनेस को स्टार्ट करना, ये सब कंपनी लॉ में सिखाता हूँ सर कि कैसे इनकॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है। फिर कैपिटल रेज करने का तरीका, स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट लेना, 40,000 का चार्जेस है सर। कुछ देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मार्केट बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में चल क्या रहा है, हर एक काम करते हैं। तो ये सब एक्चुअली बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले होता है ना सर। हेलो, ये जो भी खर्चा मैं बता रहा हूँ सब मैं प्री स्टेज का बात कर रहा हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कभी काफी खर्चा करना पड़ता है। तो कोई भी जैसे लॉन्च स्टार्टअप, लॉन्च एंड रन स्टार्टअप, तो लीगल ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सभी चीजें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के तौर पे आ सकता है। ट्रेडमार्क, डिजिटल सिग्नेचर, বোঝা যাচ্ছে? हेलो, হ্যাঁ স্যার। बस यही तो बात है, समझना है सर, रियल लाइफ देखना है। देखो सर, ये क्लियर टैक्स काफी बड़ा कंपनी है, यहाँ पर भी टीम ऑफ चार्टर्ड, टीम ऑफ CS वगैरह, CMA वगैरह सब मिलके काम करते हैं, सब कॉमर्स प्रोफेशनल्स है। आगे जाके आप लोग भी ऐसे कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, अपना खुद का फार्म ओपन कर सकते हो। जगह बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, लेकिन नॉलेज रखोगे तभी कर पाओगे। ये सब जो चार्ज ये लोग करता है ना, ये नॉलेज का चार्ज करता है। आप भी नॉलेज रखोगे, आप भी चार्ज करोगे। अब देखो, इतना देर से मैं आपको कहानी बता रहा था, अब वो कहानी आपको कितना आसान लगेगा। Preliminary expenditure incurred by Indian companies and other resident and non-corporate SSC, माने कॉर्पोरेट माने नॉन कॉर्पोरेट माने जो कंपनी नहीं है, जो भी खर्चा वो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले करता है, वो डिडक्शन मिल जाता है 5 साल के लिए, माने फॉर ए पीरियड ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। कब से स्टार्ट होता है? जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कॉमेंसेस, कॉमेंस माने स्टार्ट, ओके, और इन विच एक्सटेंशन ऑफ द अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड। अंडरटेकिंग माने कभी कभी क्या होता है ना, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट ना करके, मतलब बेसिकली यू डोंट रियली स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करते हो, किसी और का बिजनेस टेक ओवर कर लेते हो, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड माने अंडरटेक कर लिया, मैंने पहले किसी और का था, अभी आपका हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। और द न्यू यूनिट कॉमेंस ऑपरेशंस और प्रोडक्शन, या फिर कोई न्यू यूनिट आपने बनाया, उसका ऑपरेशंस या प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस तरह का कोई भी सिचुएशंस जनरेट हो सकता है। और ये सभी काम करने से पहले आपने जो भी खर्चा बिजनेस के लिए किया, उसी खर्चे को
आप डिडक्शंस कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। कैसे बेनिफिट लेना है, कैलकुलेशन क्या होगा, वो तो मैं आगे आगे बताऊंगा। आप सबको पता है कि टैक्स कैसे पढ़ा जाता है। टैक्स इज ऑल अबाउट लॉ, प्रोविजंस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू सम एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, वो भी कराऊंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर ये सब बातें क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या इनका कनेक्शन क्या है। इसीलिए मैं थोड़ा कहानी बताता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कहानी है, पर वो हकीकत है, कहानी नहीं है। आप, मैं बोलता हूँ कहानी तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, लेकिन कहानी नहीं है, हकीकत है। हकीकत माने रियलिटी है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जैसे कि मैं आपको बोला प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब बिजनेस बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि लोन पास करना है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है, कि किस तरह से सब लीगल सर्विस के अंदर आता है सर, ठीक है। पूरा एक स्टार्टअप बनेगा, उसका लोन के लिए जाना है, सैंक्शन करना है, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करेगा, कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, यही लोग करेगा। और कौन करेगा? आप ही लोग करोगे। और कौन है सर इस दुनिया में ये सब काम करने के लिए? ओके सर, कैसे होता है? सर अकाउंट सीखो अच्छे से, फाइनेंस सीखो अच्छे से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो, ठीक है। इंटरमीडिएट में, फाइनल में काफी डिटेल्स पढ़ाया जाता है। टैक्सेशन तो सीख ही रहे हो अभी, है ना। पढ़ते पढ़ते सब समझ जाओगे सर। फिर कुछ दिन फार्म में काम कर लेना, बस धीरे धीरे सब आदत हो जाएगा। बस बात सुनो सर, अपडेट रहो। अच्छा, मार्केट सर्वे करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, इंजीनियरिंग का सर्विस भी, जहाँ इंजीनियरिंग रिलेटेड काम है वहाँ इंजीनियरिंग सर्विस लगता है। लीगल चार्जेस, जहाँ लॉयर का सर्विस का जरूरत है, सीएस का सर्विस का जरूरत है, उस पर ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। इन केस कंपनी, इन केस ऑफ ए कंपनी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वुड इंक्लूड एडिशन टू द अबव, इसके जो भी मैं ऊपर बताया, इसके साथ साथ आपको एमओए एओए, जैसे मैं आपको पेटीएम का भी दिखा रहा था, एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। प्रिंटिंग करना उसको, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी रजिस्टर करना कहाँ होता है? एमसीए के साइड में। कहाँ जाके करोगे? सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.government.in। इसका भी मैं कंपनी लॉ क्लास में दिखाया। जस्ट कंपनी लॉ क्लास करो सर, कंपनी लॉ का बेसिक करो, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ पढ़ लो एक बार, लिंक शेयर करके रखा मैंने, रिवाइज कर लो। कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वहां पर बता के रखा सर। आपको डायरेक्टली mca.government.in के साइट में लेके भी गया मैं, ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ। तो एमओए एओए, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कल का लॉ क्लास याद करो, कल का लॉ क्लास याद करो, याद है सबको? हेलो, कल का लॉ क्लास, यस्टरडे वाला, क्या पढ़े हम लोग वहां पर? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, है ना सर। अब ये सब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इशू करना कोई छोटा मोटा बात थोड़ी है, काफी खर्चा करना पड़ता है। जैसे मैं आपको प्रोस्पेक्टस नहीं दिखाया कितना बार लॉ की क्लास में? ऐसे किसका प्रोस्पेक्टस दिखाया, किसका दिखाया, किसका दिखाया, रहता है मेरे पास, कभी कभी भूल जाता हूँ। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं, मैंने किसका दिखाया रे? कुछ दिन पहले दिखाया, सेनको गोल्ड का दिखा रहा था, याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करता है, ये सब कंपनी लॉ में मैंने रिसेंटली कवर अप किया, तो उसमें अंडरराइटिंग का पैसा देना पड़ता है। कौन है अंडरराइटर? जो मार्केट से पैसा रेज करने का काम करता है। ओहो, भूल जाते हो सर आप लोग। चलो, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो एक आईपीओ डेटा लेते हैं। आईपीओ क्या है? ये कंपनी जब शेयर मार्केट में आता है ना सर, उसका लिस्टेशन प्रोसेस होता है, तब जाके कंपनी मार्केट में अपना शेयर बेच सकता है। लेकिन पहले उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये सब कंपनी, जैसे मानो ये रिसेंटली जो कंपनी क्लोज हुआ है, जैसे किसका नाम ले, मैं सेनको गोल्ड ढूंढ रहा था ना। हाँ, सेनको गोल्ड बहुत फेमस ज्वेलरी कंपनी है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एनबीएफसी है। ये देखो सर, ये प्रोस्पेक्टस है, कहाँ से मिलता है? सेबी के साइट से मिलता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साइट में मिल जाएगा। करना क्या है सर? सर ये प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा रहता है, जब इसका, जैसे कि ये सेनको गोल्ड को रिसेंट ट्रेंड में मार्केट से 400 करोड़ रेज करना था, 400 करोड़ ऐसा ही कुछ था, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ सर, ऐसा ही कुछ था, 400 करोड़ समथिंग। तो सेनको गोल्ड को 400 करोड़
रेज करना है, इसको रेज करने के लिए ना सेनको गोल्ड अकेला नहीं कर पाएगा, मैंने एक्चुअली वो काम सेनको गोल्ड नहीं कर पाता है सर। इसके लिए ना सेनको गोल्ड को किसी अंडर राइटर का हेल्प लेना पड़ता है। कौन, किसका हेल्प लेना पड़ता है सर? अंडर राइटर। ये लोग होते हैं, इनको BRLM भी बोलते हैं, बुक रनिंग लीड मैनेजर भी कहा जाता है। जैसे IIFL सिक्योरिटीज, एम्बिट, SBI के कैपिटल, कैप सिक्योरिटीज, कौन है ये लोग? सर ये अंडर राइटर का काम करते हैं। सेनको गोल्ड को जितना पैसा चाहिए ना, जैसे 2700 मिलियन, 270 करोड़ इधर और 1350 करोड़ इधर, करीब कुल मिला के 4050 करोड़ चाहिए सेनको गोल्ड को। अब 400 करोड़, सॉरी 4050 मिलियन, 400 करोड़ समथिंग। तो ये 400 करोड़ रेज करना है, तो इसके लिए ये सब कंपनी सामने आ जाते हैं। ये लोग कौन है? अंडर राइटर्स बोलते हैं, इनको कमीशन देना पड़ता है सर। ये सब बात मैंने आपको कंपनी लॉ में पढ़ा के रखा। ओके सर, क्या बोलते हो, कंपनी लॉ पढ़ेंगे अभी टैक्स पढ़े? अरे सर, ओहो, आप लोग बात समझ नहीं पा रहे हो सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिटेल्स नॉलेज आपको कंपनी लॉ में मिलता है, मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ। समझ गए आप लोग? अब जैसे अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ता है, जैसे 400 करोड़ अगर सेनको गोल्ड मार्केट से रेज करेगा, तो हो सकता है इसके ऊपर एक परसेंटेज देना पड़ता है। इस परसेंटेज रेट को भी मैंने वहां पर पढ़ा है सर, 400 करोड़ में कितना परसेंटेज वो लेगा, ये सभी चीजें मैं वहां पर कंपनी लॉ में पढ़ा के रखा। ब्रोकरेज देना पड़ता है जब ब्रोकरी का मैटर होता है, ड्राफ्टिंग का चार्जेस, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, हर चीज का खर्चा होता है। ये सभी खर्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के तौर पे काउंट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को बिजनेस को सुविधा करता है। कितना सुविधा देता है? क्वालिफाइंग अमाउंट, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग एक्सपेंस दैट कैन बी amortized। amortize माने इस खर्चे को धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकते हो। एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो खर्चा आप, ऐसे एक होता है ना डिप्रिशिएट होना, और एक होता है एमोटाइज होना। तो डिप्रिसिएशन में जैसे क्या होता है ना, अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो 10 लाख का, तो 10 लाख का अगर कोई मशीन है आपके पास, बात को समझे सर, एमोटाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन का कितना कनेक्शन है मतलब अंडरस्टैंडिंग में। सपोज यू हैव अ मशीन, मशीन माने फैक्ट्री में मशीन होता है, 10 लाख दाम है। मुझे एक चीज बताओ, जो मशीन आपने 10 लाख पे परचेज किया, 2 years लेटर, क्या आपका वो मशीन 10 लाख का ही दाम रहेगा कि दाम कम हो जाएगा? वैल्यूएशन कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल 10% डिप्रिशिएट हो गया, तो 1 लाख पे वैल्यू कम हो गया, तो 10 लाख के में से 1 लाख का वैल्यू कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9 लाख का मशीन हो गया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये जो 1 लाख आपने गायब कर दिया, क्या सच में आपके पॉकेट से निकला ये खर्चा? सर ये तो नॉन कैश आइटम है, ये नॉन कैश है। जैसे डिप्रिसिएशन एसेट का होता है, टेंजिबल एसेट बोलते हैं, ठीक है। टेंजिबल माने जो एसेट को हम लोग टच कर सकते हैं उसको टेंजिबल बोलते हैं। सिमिलरली इंटेंजिबल्स भी होते हैं। इंटेंजिबल जैसे गुडविल वगैरह का, गुडविल, कॉपीराइट, है ना। बिजनेस में कॉपीराइट होता है। सपोज आपके पास एक मूवी का कॉपीराइट है, आपके पास एक किताब लिखने का कॉपीराइट है, वो कॉपीराइट का वैल्यू भी कम होता है। जैसे मानो आज से, वैसे अगर मैं एक सिंपल बात करता हूँ कि हैरी पॉटर जो किताब होते हैं सर, हैरी पॉटर, ठीक है। अब हैरी पॉटर किताब का, आई डोंट नो स्पेलिंग क्या है हैरी पॉटर का, PORTER में भी, आई डोंट नो। तो हैरी पॉटर किताब का जो कॉपीराइट है जिनके पास है, वो आज से 10-15 साल पहले जो क्रेज रखता था, आई डोंट थिंक आज की डेट में सेम क्रेज है। तो जब किसी किताब का, मूवी का क्रेज कम हो जाता है, उसका कॉपीराइट वैल्यू भी कम हो जाता है। तो इंटेंजिबल एसेट जो होता है ना सर, उसका धीरे धीरे एमोटाइजेशन होते हैं। सिमिलरली प्रिलिमिनरी खर्चे को भी एमोटाइजेशन होता है। मैंने खर्चा तो आपने पहले कर दिया, खर्चा आपने पहले कर दिया, लेकिन अब उस खर्चे का बेनिफिट अभी आप ले सकते हो इनकम टैक्स में। अच्छा, खर्चा का बेनिफिट लेने का क्या मतलब है? बेसिकली आपके इनकम से जब खर्चा माइनस कर हो जाएगा, आपके इनकम से जब एक्सपेंस माइनस करने का मौका मिलेगा। सपोज आप किसी पर्टिकुलर ईयर में 50 लाख कमा रहे हो और आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 लाख है या 10 लाख है, तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, ये सर नो?
50 लाख में जो टैक्स देना पड़ेगा 40 लाख में उससे कम टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज योर बेनिफिट, माने बिजनेसमैन का बेनिफिट। बस आपको वो नियम जानना है, यू हैव टू नो दोज रूल्स कि क्या क्वालिफिकेशन लिमिट है, क्या अमाउंट है। तो क्या कहता है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग एक्सपेंस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड इज 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मैंने जिस प्रोजेक्ट में बिजनेस ने पैसा लगाया उसका टोटल कॉस्ट का 5%। और ये कैसे हिसाब होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, माने अकाउंट्स माने अकाउंट बुक्स माने क्या, पीएल बैलेंस शीट वगैरह में, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट का, फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू दिया है वो उसका एक्चुअल कॉस्ट और उसका 5% ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। इन केस ऑफ एन इंडियन कंपनी 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और इट्स ऑप्शंस एंड 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, कोई भी एक 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एट इट्स ऑप्शन 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, इंडियन कंपनी के केस में। एग्रीगेट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग as on the last day of the previous year, whichever is higher. समझे सर? In case of Indian company, 5% of the cost of the project or at its option 5% of the capital employed by the company. अब कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी माने कंपनी ने जितना कैपिटल मार्केट में डाला। अच्छा, कंपनी को कैपिटल कहां से मिला, कल का क्लास याद करो, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके या लॉन्ग टर्म लोन लेके, ठीक है। इन दोनों में से जो हायर होगा अब वो वाला बेनिफिट ले सकते हो। अगर प्रोजेक्ट का 5% ज्यादा है अब उसका बेनिफिट लो, या फिर आपने बिजनेस में जितना कैपिटल एम्प्लॉयड में खर्चा किया उसका 5% लो, जो आपको ज्यादा मिलेगा अब वो बेनिफिट ले सकते हो। टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये हेल्प करता है। सर ये था प्रोविजंस, लेकिन ये प्रोविजंस आपको 50% क्लैरिटी दे रहा है। क्यों 50%? आपको बस इतना पता चला कि सर ने तब से 10 आधा घंटा से बकबक किया है ना, मैंने आपको बकबक किया, आपके दिमाग में कुछ बातें गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का थोड़ा थोड़ा आइडिया गया, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे काम होता है ये पूरा नॉलेज के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स करना चाहिए, है ना सर। नहीं तो ना ये बात 50% गया आपके दिमाग में, ठीक है। अब 100% जाने के लिए अगर कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाए तो बढ़िया होगा सर, है ना। ऐसे सिर्फ चाय में मजा नहीं आता, चाय के साथ थोड़ा सा कुछ बिस्किट्स हो जाए, कुछ कुकीज हो जाए, मजा आता है। वैसा ही सिर्फ प्रोविजंस में मजा नहीं आता, प्रोविजन के साथ साथ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स भी हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो ये 35D का मैं आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि 35D मेनली किस मैटर में काम करता है। अब अगर इसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने का मौका मिले तो बड़ा मजा आएगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, नो अदर डिडक्शंस अवेलेबल। 35D का या कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, अभी बनाने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। ये कौन सा एग्जाम्पल दिया है सर, 36 का दिया है। 35D का एग्जाम्पल मिल जाए तो बड़ा, एक सेकेंड। ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया, मिल जाता है, बट यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है मुझे 35D का एक एग्जाम्पल। ठीक है सर, अगर अभी नहीं मिल रहा है ना सो डोंट वरी, आगे आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ठीक है, क्वेश्चन का स्पेशल डिस्कशन होगा उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी अभी नहीं मिल रहा है मुझे, बट आगे आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो उसमें मिल जाएगा। अभी अभी मेरे पास ना एग्जाम्पल रेडी नहीं है, अब इसको डेवलप करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो एक काम करते हैं, प्रोविजंस आपको अभी मैं बता दिया, फिर बाद में जैसे मुझे मैं क्वेश्चन आंसर करवाना स्टार्ट करूंगा ना तब मुझे मिल जाएगा तो मैं तब भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार मैं ढूंढ लेता हूँ, अगर मेरे आंखों में आ जाए 35D 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 35D। बेसिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये 35AD यहाँ पर पूछा था, ठीक है। इसी तरह का 35D भी पूछेगा, 35AD 35D 35D 35D। फिलहाल तो नहीं मिल रहा है सर, फिलहाल मेरे पास नहीं है, ठीक है, बाद में बताता हूँ सर। ऐसा कोई हड़बड़ी तो नहीं है,
कि अभी के अभी बोलना है, बाद में मिलेगा तो बाद में बता देंगे। मैंने शायद एक क्वेश्चन करवाया था 35D में प्रिलिमिनरी खर्चे के ऊपर, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। अभी नहीं, मैंने पीजीपीपी के ऊपर भी आप लोगों के साथ पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, बट फिलहाल तो मुझे मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को बात समझ में आए? ये जो मैंने आपके साथ 35D जो चर्चा किया, कि आप लोगों को ये बात समझ में आया कि 35D क्या है और 35D का बेनिफिट कैसे लेना चाहिए? बेसिकली आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखना पड़ेगा सर। एक है सर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और एक है सर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके ऊपर आपको परसेंटेज काउंट करना है, बस यही चीज है, बस यही चीज है 35D के अंदर का मेन बात। ठीक है, जैसे ये देखो, यही मेन बात है और कुछ मेनली है नहीं सर। द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग expense that can be amortized has been fixed at 5% of the cost of the project, or in case of an Indian company, or at the option of the company 5% of the capital employed in the business of the company, whichever is higher. The excess if any of the qualifying expense shall be ignored. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इन केस ऑफ ए रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी माने जो कंपनी नहीं है, उसके लिए 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, कंपनी और नॉन कॉर्पोरेट में फर्क क्या है? जो नॉन कॉर्पोरेट है वो बिजनेस तो चलाते हैं पर उनका कंपनी नहीं है, मे बी पार्टनरशिप होगा, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होगा, समथिंग लाइक दैट। और अगर कोई इन केस ऑफ इंडियन कंपनी का बात कर रहे हैं सर, इसमें दो बात कर रहे हैं सर। इन केस ऑफ रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और यहाँ पर और एक बात किया है, 1/5 ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट फॉर ईच ऑफ द 5 सक्सेसिव ईयर्स। और ये जो टोटल अमाउंट आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा, ये आपको अगला 5 साल तक आप इसका जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका 5% तक आप अगला 5 साल तक 1/5 ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट फॉर ईच ऑफ द 5 सक्सेसिव ईयर्स। ये सक्सेसिव ईयर्स बने, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2022-23 में, तो 2022-23 आपका बिजनेस कमेंस होता है, तो अपकमिंग 5 ईयर्स यानी 22-23 के बाद 23-24, 24-25, 25-26, इस तरह का 5 साल तक आप ये बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपका 10 करोड़ का खर्चा कॉस्ट था प्रोजेक्ट का, तो 10 करोड़ का 5% हिसाब लगाना, जितना होगा वो अगले 5 साल में इक्विवेलेंट लेवल में आप डिडक्शन ले सकते हो। इन केस ऑफ इंडियन कंपनी आपको थोड़ा बेनिफिट भी है, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। सपोज किसी ने बिजनेस पे 10 करोड़ प्रोजेक्ट का कॉस्ट बता रहा है, उसका 5% भी कर सकता है। और मानो कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 करोड़, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 करोड़। कैपिटल एम्प्लॉयड माने क्या है? शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, ठीक है, बॉन्ड इशू करके कितना बिजनेस के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड किया, उसका 5%। तो ऑब्वियसली 12 करोड़ का 5% ज्यादा होगा कंपेयर टू 10 करोड़ के 5% के हिसाब से, तो आप वो वाला ले सकते हो जो ज्यादा है। ठीक है, जो भी ज्यादा होगा, जो भी अगर 12 करोड़ का 5% ज्यादा है तो ऑब्वियसली वही लेना चाहिए आपको। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। नॉर्मली ये अगर 10 करोड़ है तो हो सकता है 11 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है। ठीक है, इस तरह का डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी हो, आप उसको 1/5 ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट फॉर ईच ऑफ द 5 सक्सेसिव ईयर, माने 22-23 में बिजनेस कमेंस कर रहे हो तो अगला 5 साल तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। यही मेन बात है सर, इसमें और ज्यादा कुछ जानने वाला बात तो है नहीं। फिर भी अगर आप कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहते हो कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप जान सकते हो सर। इफ यू वांट टू नो, एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या खर्चा हो सकता है? जैसे फिक्स्ड कॉस्ट पे खर्चा हो सकता है, आप लोग अकाउंटेंसी में बचपन से करे जा रहे हो। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स बिंग लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड प्लांट, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग्स, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग, मैंने लैंड को डेवलप करने में, बिल्डिंग को डेवलप करने में, which are shown in the books of the SSC. Books माने accounts, हाँ, books माने accounts on the last day of the previous year in which the business of the SSC commenced. जिस
साल आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उस साल में आपके अकाउंट्स में जो भी चीजें आपने खर्चा किया उसको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में लिया जाता है। और क्या लिया जा सकता है, माने कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, माने यहाँ पर अगर मैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना हो तो लैंड बिल्डिंग, लैंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह का चीजें। रेलवे साइड मतलब आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो रेलवे स्लाइडिंग का भाड़ा देना पड़ता है रेलवे साइडिंग को, ठीक है, ये सब चीजें। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, expense incurred for extension of the business or setting up a new unit, the cost of the fixed assets being land, building, leasehold plant machinery, furniture fittings, railway sidings, again expenditure on the development of land building which is shown in the books of the SSC as on the last day of the previous year in which the extension of the undertaking is completed। माने आप स्टार्ट करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा फिर कर रहे हो, ठीक है, न्यू यूनिट के लिए, उसको भी ले सकते हो आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में। तो जिस साल आप एक्सटेंशन करोगे, जिस साल आप एक्सटेंशन करोगे न्यू यूनिट के लिए, वो वाला पर्टिकुलर ईयर को लेना पड़ेगा और अगला 5 साल। और एज द केस में भी द न्यू यूनिट कमेंस प्रोडक्शन और ऑपरेशंस इज so far as such assets have been acquired or developed in connection with the extension of the undertaking or the setting up of the new unit। माने अगर आप कोई न्यू यूनिट बना रहे हो सर सेम बिजनेस पे, तो जब आप न्यू यूनिट एक्सटेंड करोगे उस साल से आपका अगला 5 साल तक का बेनिफिट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में काउंट हो सकता है। ठीक है सर, ये कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेशन सिस्टम है। कैपिटल एम्प्लॉयड का सिस्टम देखो है, ऐसे तो मैं आपको कल लॉ के क्लास में बता रहा था, बट अभी यहाँ पर देख लो टैक्स में क्या है। इन केस ऑफ ए न्यू कंपनी, अगर आप एक एकदम न्यू कंपनी हो, द एग्रीगेट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बोरोइंग माने लोन, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर माने जैसे मानो करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 22-23 या 23-24 क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर तो 22-23 चल रहा है, असेसमेंट ईयर चल रहा है 23-24। हाँ सर, तो आपका प्रीवियस ईयर का 23 का प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट क्या था, नॉर्मली प्रीवियस ईयर खत्म कब होता है, एंड कब होता है, 31 मार्च 2023 को। इससे लास्ट डेट क्या है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है, 31 मार्च। तो 31 मार्च ऑफ द ईयर में आपका बिजनेस में क्या सिचुएशन है उसको बता रहे हैं, कितना कैपिटल बिजनेस ने एम्प्लॉय किया, शेयर के थ्रू से, डिवेंचर के थ्रू से, लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू से, बस यही तो बातें हैं और कुछ नहीं है। बाकी तो आप अकाउंटेंसी में करते हो। साथ में और भी एक बात करता है, इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस और द सेटिंग अप ए न्यू यूनिट, ठीक है, उस सेम पे, बट ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे कर रहे हैं। द एग्रीगेट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग as on the last day of the previous year in which the extension of the undertaking is completed, or as the case may be, the unit commence production or operation in so far as such capital, debenture and long term borrowing have been issued or obtained in connection with the extension of the undertaking or the setting of the new undertaking। माने आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड किए हो, वो कैपिटल एम्प्लॉयड किस पर्पस में कर रहे हो, न्यू यूनिट के लिए कर रहे हो। ठीक है सर, न्यू यूनिट के लिए कर रहे हो, तो आप जिसके लिए भी करो ये दोनों चीज मिला के आपका हिसाब हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग माने लोन का बात कर रहा है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग माने लोन, लॉन्ग टर्म माने मोर देन 1 ईयर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कंपनी के पास बड़े बड़े टाइम का लोन रहता है सर, जिसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं। कभी भी किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट ओपन करके देख लो, आप चाहो तो सेंको गोल्ड का भी देख सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। ये बेसिकली बैलेंस शीट में मिल जाता है सर। वैसे सेंको गोल्ड तो ज्यादा दिन हुआ नहीं है मार्केट में आने के बाद, बट इफ यू वांट टू विजिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, तो जस्ट विजिट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाके इसका करेंट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी देखो। क्या देखना है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट माने जो लॉन्ग टर्म लोन है। ओके, ये देखो सर, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट सेंको गोल्ड का दिया है, अभी का चल रहा है 189 करोड़ का। इस तरह से आप किसी भी बिजनेस का चेक कर सकते हो, निफ्टी का, सॉरी SBI, TCS, जिसका मर्जी चेक करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझने का कोशिश करो सर कि लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग माने एनी मनी बोरोड इन इंडिया बाय द कंपनी
फ्रॉम द गवर्नमेंट और द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ से लोन लेने से आपको यहाँ पर छूट मिलेगा वो बता रहे हैं सर। हेलो, यहाँ पर थोड़ा स्पेशल बात है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में किस इंस्टीट्यूशन से लोन लेने से कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट होगा वो बता रहे हैं। एनी मनी बोरोड इन इंडिया बाय द कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट और द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में IFCI कहते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई मुझे बता सकते हो? ये बड़ा ही पॉपुलर एक कंपनी है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। माने कौन सा कंपनी का बात कर रहे हैं? ICICI, नाम तो सुना होगा। हेलो, अरे ICICI नाम सुने थे कि सुने नहीं? क्यों बोल दो ना जरा। है सर। ठीक है, एक्चुअली जब ICICI, आज तो ICICI बैंक बना है, बट ICICI का मेन काम जो था ना सर, वो पहले बैंकिंग वाला नहीं था। पहले ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट देता था, ठीक है, उसी काम के लिए आया था, इसलिए नाम पड़ा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। या फिर एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, और एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस or any monies borrowed or debt incurred by it in a foreign country in respect of the purchase outside India of plant and machinery, where the terms under which such monies are borrowed or the debt is incurred provide for the repayment thereof during a period of not less than 7 years। और अगर आप इंडिया के बाहर से भी कहीं से भी कुछ परचेज किया तो आप 7 साल के अंदर सारा पेमेंट करोगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिसाब भी कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड माने बेसिकली कंपनी कहाँ से पैसा उठाया, जो भी पैसा उठाया, चाहे शेयर के थ्रू से हो, बॉन्ड के थ्रू से हो, डिबेंचर के थ्रू से हो, लॉन्ग टर्म लोन के लिए भी कुछ स्पेशल बात कर दिया। आपको ये सभी चीजें चेक करने का नॉलेज होना चाहिए। और फिर एक सिंपल सी काम है, जो भी वैल्यू होगा उसका 5%, और जो भी 5% होगा उस 5% को अगला 5 साल में आप एमोटाइज कर सकते हो। धीरे 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 आप इनकम टैक्स में दिखा सकते हो, जिसमें आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। साथ में और एक बात भी कहा है सर, ये बात हमेशा करना पड़ता है, पॉइंट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का पॉइंट क्यों आ गया? क्योंकि आप जो कुछ भी, जैसे ये कंपनी का कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का कॉस्ट सही है कि नहीं, हेलो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक ठाक बोला है कि नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड का हिसाब ठीक ठाक बोला है कि नहीं, इसका एश्योरेंस कौन दे सकता है? इसके बारे में कौन कौन बता सकता है हिसाब किताब के बारे में? सर ऑब्वियस बात है कि इसका ऑडिट करने का दम एक ही मतलब इसके अंदर मिलता है सर, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 44AB के तहत, किसके तहत? 44AB सेक्शन याद रखना, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है 44AB। जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनसे ऑडिट करवाना पड़ेगा। माने आप कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी कुछ भी मर्जी बोल दो कि बोलने से नहीं चलेगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हो, ये बात कितना सही है इसका गारंटी कौन देगा? इसका गारंटी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके देगा। और कौन सा ऑडिट? ये 44AB में टैक्स ऑडिट। तो इन केस वेयर द एसएससी इज अ पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, the deduction should be allowable only if the accounts of the assessee for the year or years in which the expenditure is incurred have been audited by a chartered accountant before the date specified in section 44AB, that is 1 month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139 subsection 1। ये सेक्शन मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, ये रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फर्निशिंग करने का बिजनेस का सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1। And the assessee has by that date furnishing for the first year in which the deduction is claimed, the report of such audit is prescribed from duly signed and verified by the auditor and setting forth such other particular as may be prescribed। माने सिंपल बात है, ऑडिटर को बोलना पड़ेगा कि जो कुछ भी एसएससी बता रहा है सब कुछ सही है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हो या कैपिटल एम्प्लॉयड हो। ठीक है, अगर सही नहीं है वो भी बताना पड़ेगा, सही है तो भी बताओ, सही नहीं है तो भी बताओ, जो भी है ऑडिट रिपोर्ट में बता दो।
यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बोला है सर। रिटर्न फाइल करने का सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही आता है सर। एसेसीज अदर देन ए कंपनी, यानी कंपनी छोड़ के, ठीक है, सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, कंपनी छोड़ के जिन लोगों का टैक्स ऑडिट होगा, ठीक है, नॉर्मली टैक्स ऑडिट उनको करना पड़ता है जिनका 100 लाख के ऊपर का टर्नओवर चला जाता है बिजनेस के केस में। अगर कोई प्रोफेशनल है तो 50 लाख का ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, कंपनी बिना, बाकी 44AB का चर्चा आगे होगा सर, 44AB में डिस्कशन और भी होगा, ये तो बस कहानी शुरू हुआ है। 31 अक्टूबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है तो फिर कब करना पड़ेगा आपको ऑडिट, ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर 2023 से पहले आपको, ये रिटर्न फाइलिंग का डेट है, 31 अक्टूबर से पहले आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये ऑडिट किस लिए है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं। ऑडिट माने क्या, ऑडिट माने चेकिंग, और ये चेकिंग का कॉन्फर्मेशन कौन देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर बोला है, स्पेसिफाइड डेट अगर कुछ है तो 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डेट भी है, स्पेसिफाइड डेट में 30 सितंबर रखा गया है, दैट मींस असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन और बिफोर 30 सितंबर से पहले कर सकते हो आप, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग का डेट है 31 अक्टूबर, स्पेसिफाइड डेट है 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर में नहीं कर पाते हो तो कम से कम रिटर्न फाइलिंग के पहले कर लो, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। स्पेसिफाइड डेट बोल दिया 30 सितंबर से पहले करना है, बट अगर एटलीस्ट अगर 30 सितंबर से पहले भी नहीं होता है तो कम से कम 31 अक्टूबर से पहले करो, ठीक है, ऑडिट, और वो रिपोर्ट जमा करना है, और उस रिपोर्ट में बस इतना सा श्योरिटी देना है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो भी है सही है, ठीक है, बस, और कुछ यहाँ पर पढ़ने वाला बात नहीं। ये है 35D का डिटेल्स चर्चा। बोलो सर, प्रोविजंस क्लियर है, एग्जाम्पल मुझे आगे आगे मिल जाएगा, मैं बता दूंगा सर, डोंट वरी, क्योंकि आगे जब सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर एकदम रैंडम प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये सब नियम वगैरह जान तो लो। मुझे इतना बताओ सर, समझ में आया कि नहीं, ঠিক রে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, যাচ্ছে তো, हाँ नील, सनोन, फिर आपका प्रिया, सभी को समझ में आ रहा है ना, कोनिका, इंकी, ऋषभ, बोलो सर, राहुल, हाँ सर। ठीक है सर। ये है 35D, और क्या हो सकता है सर, 35D तो पूरा ही हो गया, बाकी एग्जाम्पल मिलेगा तो करवा दूंगा, अभी तो मिल नहीं रहा है तो फिर बाद में कराएंगे, इसमें क्या है। Okay. अच्छा, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स हो गया, बोल दिया आपको जो भी टर्म जरूरत था। अच्छा, ये एक स्पेशल पॉइंट है 35DDA, क्या है सर, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है 35DDA। ये बेसिकली किस मैटर में बात करता है, amortizations of expenditure incurred under voluntary retirement scheme, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, this section applies to an assessee who has incurred expenditure in any previous year in the form of payment to any employee in connection with his voluntary retirement in accordance with any scheme or scheme of voluntary retirement. Amount of deductions क्या मिलता है, the amount of deductions allowable is 1/5 of the amount paid for that previous year and the balance in 4 equal installment in the 4 immediately succeeding previous year. No deduction under any provisions of the act, no deduction shall be allowed in respect of the above expenditure under any other provisions of the act. इसका मतलब क्या है, याद रखिए सर 35DDA। सर आप लोग वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बारे में जानते हो, स्पेशली जो लोग सैलरीड फैमिली से बिलोंग करते हैं, में भी जान सकते हो, माने फैमिली में अगर कोई जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली प्राइवेट जॉब भी हो सकता है,
तो बेसिकली बात ऐसा है, प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है, जो काफी समय से किसी कंपनी में काम करता है, मानो नॉर्मली 60 या 65 में रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट से पहले ही वो रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट लेगा तभी उसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट बोलेंगे। समझ रहे हो सर? मानो कोई व्यक्ति है जिनका रिटायरमेंट टाइम आ रहा है, बट अभी भी स्टिल 2-3 साल का जॉब बाकी है, ठीक है, 5 साल का जॉब बाकी है, ऐसा भी हो सकता है। मानो 2026 में रिटायरमेंट होगा, लेकिन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाहते हैं कि मैं 2023 में ही रिटायर कर लूं। तो आप एक चीज देखो सर, जिसका रिटायरमेंट एक्चुअली है 2026 में ड्यू है, वो अगर 2023 में रिटायरमेंट कर लेगा तो वीआरएस ले सकता है। और क्योंकि इतना दिन काम कर रहा है कंपनी में, तो कई बार ना एम्प्लॉयर भी छोड़ देता है। हो सकता है अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का बहुत सारा रीजन होता है, या तो हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, या फिर किसी को और काम करने का इच्छा नहीं है। ज्यादातर केस में वीआरएस तो तभी लेता है जब हेल्थ वगैरह इश्यूज होता है, ये सब रीजन होता है सर। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय के एंगल से पॉइंट नहीं है, द पॉइंट इज अबाउट एम्प्लॉयर। अब कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वॉलेंटरी रिटायर में पेमेंट कर रहा है, तो किसी का मानो 3 साल का जॉब बाकी है, उसको मानो मंथली 1 लाख का सैलरी मिलता है, 1 लाख पर मंथ का सैलरी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो अभी भी 3 इयर्स का जॉब बाकी है, तो एक तरह से देखो तो करीब 36 लाख का सैलरी बनता है 3 साल का। हेलो, मैं मान के चला कि इंक्रीमेंट कुछ नहीं है, 1 लाख पर मंथ है, तो 3 साल का जॉब बाकी है, तो 36 लाख ड्यू होता है कि नहीं होता? हेलो, एक सिंपल अकाउंट्स बता रहा हूं, क्या कहते हो बोलो सर? ऐसे तो इतना नहीं मिलेगा, 36 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो देगा आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के कारण। में भी कंपनी आपको 15 लाख दे रहे हैं, उसका एक अलग हिसाब होता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। में भी 15 लाख कंपनी अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है। तो जो पेमेंट कंपनी मंथली करता, जो पेमेंट एम्प्लॉयर मंथली में करता, वो एट ए टाइम करना पड़ रहा है सर। जो पेमेंट उसको रिकरिंग बेसिस में करना पड़ता, मंथली बेसिस में करना पड़ता, वो पेमेंट उसको सिंगल टाइम पे करना पड़ रहा है। तो एट ए टाइम 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख पेमेंट करना कंपनी के लिए काफी खर्चा खर्चा वाला मैटर होता है। तो गवर्नमेंट कहता है कि 35 डीडीए में अगर कोई एम्प्लॉयर इस तरह का किसी एम्प्लॉय को वीआरएस दे रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट में पेमेंट कर रहा है, तो हम उन्हें डिडक्शन दे देंगे। कितना डिडक्शन दे सकता है? हाउ मच डिडक्शन उसको मिल सकता है? द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल इज 1/5 ऑफ द अमाउंट पेड फॉर दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जितना उनको मतलब एक्चुअली अमाउंट मिलेगा, 1/5 ऑफ द अमाउंट पेड फॉर दैट प्रीवियस ईयर। मानो अगर 20 लाख मिल रहा है, तो 20 लाख का 1/4, सॉरी 1/5। अब ये 4 लाख हुआ ना, 20 लाख का 1/5 माने 4 लाख। अब ये 4 लाख वो जिस साल रिटायर कर रहे हैं उस साल ले सकता है डिडक्शन। माने अगर 22-23 में रिटायर कर रहे हैं, तो 22-23 में ले सकता है 5 लाख, ये 4 लाख। फिर अगला 4 साल, अगला 4 साल माने 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, इस तरह का अगले 4 साल में बाकी अमाउंट को भी डिडक्शन के तौर पे दिखा सकता है। और इस पे क्या होगा? बिजनेस इनकम एम्प्लॉयर का कम हो जाएगा, और बिजनेस इनकम कम होने के कारण टैक्स लायबिलिटी में उनको सुविधा मिलेगी। हेलो, क्लियर? बोलो सर। 35 डीडीए क्लियर की नहीं? यस सर। अब आगे जाके जब भी एग्जाम्पल्स के अंदर छोटा मोटा पॉइंट के अंदर ये सब पूछ लेता है सर, बड़ा क्वेश्चन के अंदर एक दो छोटा पॉइंट पूछ लेगा। अब आपने कभी मानो 35D पढ़ा ही नहीं,
मानो आपने कभी 35 DDF पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो आप फंस जाओगे सर, इसीलिए प्रोविजंस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे लास्ट दिन मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स तो करवाया था टैक्स रिलेटेड, मतलब 35 AD रिलेटेड। आज ऐसे कुछ एग्जांपल्स अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट मौका मिलेगा तो मैं एग्जांपल और करा दूंगा सर। बट क्या है ना, PGBP वगैरह में ना प्रोविजन थोड़ा ज्यादा है, और बिना प्रोविजंस का मैं इसीलिए प्रोविजंस पे काफी समय देता हूँ। शायद आप लोग बोर हो जाते हो, आई नो दैट, बट क्या करें, जो जिंदगी में बोरिंग चीज होता है वही तो जिंदगी में काम का होता है। सर ऐसा आप बोलते हो, हम लोग कहीं नहीं सोते। ठीक है सर, आज नहीं तो कल समझ जाओगे कि सर बार बार बोलते रहते हैं कि जो बोरिंग है वही काम का है। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चंस हो पाएगा क्या? चलो देखता हूँ और भी प्रोविजंस हैं कुछ, और क्या प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस और हैं। ऐसे में पढ़ते 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 हम लोग काफी देर तक आ गए सर, मतलब काफी दूर आ गए। 28 से जर्नी स्टार्ट किए थे, 35 कंप्लीट हो गया, अब धीरे धीरे 36 में आ जाएंगे सर। सर आपने एक चीज गौर नहीं किया कि हम लोग अभी कुछ अदर डिडक्शंस के अंदर आ गए हैं, 36 के अंदर आ गए सर, ठीक है। जैसे ही 36 खत्म होगा 37 आएगा, और फिर अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल आएगा, जो 40 का एरिया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये सब इस पॉइंट के अंदर चल रहा था, डिडक्शन मिलेगा ये सब टॉपिक बात हो रहा था, जो 32 से मैंने स्टार्ट किया था, है ना। क्या है एडमिसिबल डिडक्शन, माने ऐसा कौन सा खर्चा है एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस लाइफ में करता है, और खर्चा है जिस लिस्ट चल रहा है, ठीक है, अभी भी चलेगा, 36 के अंदर चलेगा। 35 तक तो हो गया, 35 का इंपॉर्टेंट सेक्शन सारा हो गया, अब मैं आपको लेके चलूंगा 36 के अंदर, ठीक है। सर आप जो बोलो। तो 36 जो है वो आधा डिडक्शंस में बात करता है। क्या किस मैटर में बात करता है? आधा डिडक्शंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आधा डिडक्शंस? द सेक्शन ऑथराइज डिडक्शंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एक्सपेंस, द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द कंडीशंस अंडर व्हिच सच एक्सपेंडिचर्स आर डिडक्टेबल आर। माने ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ खर्चा है, वो स्पेसिफिक टाइप एक्सपेंस करोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, if insurance policy has been taken out against risk, damage or destruction of the stock or stores of the business or profession, the premium paid is deductible, but the premium is respect of any insurance undertaken for any other purpose is not allowable under the clause. सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, अगेन बिजनेस वाला दिमाग लगाओ। जो बड़े बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में स्टॉक होता है, स्पेशली अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो अब आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टॉक रहेगा। आपको डर लगता है कि कभी ऐसा होता है ना, गोडाउन में आग लग गया, फैक्ट्री में आग लगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, अरे आग लग गया, पानी में डूब गया, डर होता है कि नहीं होता? बोलो ना। डैमेज ऑफ रिस्क रहता है कि नहीं रहता है फैक्ट्री में, गोडाउन में? बस इतना बताओ सर, हाँ या ना। है सर। तो ये इंश्योरेंस बिजनेस कैसे चलता है? इंश्योरेंस वाले का बिजनेस कैसे चलता है? लोगों का डर है, इसी के लिए तो इंश्योरेंस करते हैं। करोड़ों का स्टॉक होता है सर, कोई एक दो इक्का दुक्का स्टॉक थोड़ी है, करोड़ों का स्टॉक है। अब स्टॉक जल जाएगा, डूब जाएगा, इंश्योरेंस करेगा कौन? जिसका फैक्ट्री है वो, मैंने हमारे केस में वही एसएससी है सर। तो इफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन, कौन? बिजनेसमैन, ओके, जिसका फैक्ट्री है। किसके अगेंस्ट में? स्टॉक के अगेंस्ट में, या बिजनेस स्टोर में जो भी चीजें उसके अगेंस्ट में। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी वो बिजनेस के स्टॉक के अगेंस्ट में लेगा वो डिडक्टेबल है, बट एनी अदर पर्पस में लेगा वो अलाउडेबल नहीं है। सिंपल यही बात कर रहे हैं।
किसी दूसरे पर्पस में इंश्योरेंस लेगा, प्रीमियम भरेगा, वो डिडक्टेबल नहीं है। बट अगर स्टॉक डैमेज के अगेंस्ट में इंश्योरेंस करेगा जो कि बिजनेस के लिए है, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। कौन सा सेक्शन ये बात करता है? इंश्योरेंस अगेंस्ट स्टॉक, जिसका डिडक्शन एक बिजनेसमैन को मिल सकता है। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। पॉइंट 2, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो, आपके फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम करता है, आपके बिजनेस में एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो आपको डर लगता है कि भाई इसको कुछ होना नहीं चाहिए। आप कौन? आप बिजनेस में। आप क्या करते हो? अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के अगेंस्ट में इंश्योरेंस करा के रखते हो, जिसको बोलते हैं प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B। सेक्शन याद करना पड़ेगा? हाँ, यस, करना पड़ेगा। सर भूल गए तो? सर फिर एग्जाम आपको भूल जाएगा, इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में भूल जाएगा। भूलना मतलब मार्क्स नहीं देगा। अच्छा, गलत सेक्शन लिखना अच्छा बात है नहीं, अगर भूल गए तो गलत मत लिखना सर। डोंट पुट रॉन्ग सेक्शन, डोंट पुट और डोंट राइट रॉन्ग सेक्शन। अगर याद नहीं है तो लिखो रेलिवेंट सेक्शन। बट 36 के जो 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B में बोला है, आप इसको 36 सबसेक्शन 2 मत लिख देना, या 37 मत बना देना, ठीक है? या 38 भी मत लिख देना। आप इतना लिखो रेलिवेंट पीजीबीपी सेक्शन, बट डोंट राइट द रॉन्ग सेक्शन। ये गलत इंपैक्ट पड़ता है, ये गलत इंपैक्ट पड़ता है। अब आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि 36 का जो एरिया है ये स्पेसिफाइड खर्चे के ऊपर डिडक्शन देते हैं, ठीक है? इसको अदर डिडक्शंस में काउंट किया गया है। जैसे ये सब याद रखना है सर, ये सब बातें समझना भी है और समझ के याद रखना। देखो, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि हर पॉइंट के पीछे आपको प्रैक्टिकल कनेक्ट करने का। बट आप बोलोगे कि सर ये थ्योरी है, रट्टा लगाना पड़ेगा। अरे नहीं, रटना नहीं है, समझ के याद करना है। जैसे 36 सबसेक्शन 1 आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो बिजनेसमैन लेते हैं अपने स्टॉक के अगेंस्ट में, उसके ऊपर डिडक्शंस का बात करता है इंश्योरेंस प्रीमियम का। बट किसी दूसरे पर्पस के लिए इंश्योरेंस लेगा तो उसके लिए डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं करेगा, इतना सा बात करता है। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B अपने एम्प्लॉइज के लिए, एक एम्प्लॉयर जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं उसके बारे में बात करता है। This clause seeks to allow deductions to an employer in respect of premium paid by him by any mode of payment other than cash। माने आप कैश में पेमेंट करोगे तो नहीं चलेगा, कैश पेमेंट में मना है। ऑनलाइन करो, कैश पेमेंट मना है, क्योंकि कैश पेमेंट में ना वो ब्लैक मनी कॉन्सेप्ट हो जाता है, टैक्स चुराना हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बिना कैश का अगर आप कोई एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस लेते हो, कैसा इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? तो आपको डिडक्शन मिलेगा। टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फ्रेम्ड बाय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी अदर इंश्योरर एंड अप्रूव्ड बाय IRDA। देखो सर, हमारे देश में जो इंश्योरेंस बिजनेस चलता है, इंश्योरेंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, इट्स अ बिग बिजनेस। इंश्योरेंस में डर होता है ना, तो लोग डर के मारे ज्यादा खर्चा करना पसंद करता है। खुशी में इंसान इतना खर्चा नहीं करते जितना डर में करता है। हाँ सर, इंश्योरेंस जो है ये डर का बिजनेस है और ये डर रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। सर जैसे लोगों को मरने का डर है ना? लोगों को मरने का डर है तो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। लोगों को हेल्थ खराब होने का डर है तो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। गाड़ी एक्सीडेंट का डर है तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराते हैं। स्टॉक खराब हो सकता है तो स्टॉक इंश्योरेंस करा लेते हैं। हाँ, और ये सभी को देखने वाला जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे ये स्टॉक इंश्योरेंस जो है, स्टॉक एक जनरल इंश्योरेंस है, माने जो नॉन लाइफ होते हैं उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। समझ रहे हो सर? जो नॉन लाइफ होते हैं, लाइफ एक होता है लाइफ और एक होता है नॉन लाइफ, ठीक है?
नॉन लाइफ माने जिसमें कोई इंसान का लाइफ का मैटर नहीं है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर बात हो रहा है, तो वो सभी बातें जीआईसीआई का मैटर है। जीआईसीआई माने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो भी इंश्योरेंस का बात यहाँ पर हो रहा है सर, ये बातें इसके ऊपर हो रहा है, जीआईसीआई के ऊपर। या फिर एनी अदर इंश्योरर जो कि जनरल प्रोडक्ट पे इंश्योरेंस माने जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे बात कर रहा है, ठीक है, उसका भी अवेलेबल कर सकता है। बट एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, अप्रूव्ड बाई आईआरडीए होना चाहिए। आईआरडीए अप्रूवल नहीं होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन जब आपको पूछेगा ना, तो ये सब मेंशन कर देगा कि आईआरडीए अप्रूव्ड है या नहीं है, ये सब मेंशन करता है। तो अगर आप किसी एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करते हो, आपको बेनिफिट है, उसका डिडक्शन आप ले सकते हो, जितना प्रीमियम भरोगे उतना। बोनस कमीशन में बेनिफिट है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। These are the deductible in full, provided the sum paid to the employees as bonus or commission shall not be payable to them as profits or dividends. If it had not been paid as bonus or commission, ठीक है, माने आप जब किसी एम्प्लॉय को बिजनेस में रखते हो तो आप उनको बोनस देते हो, कमीशन देते हो, ठीक है। ऐसे बोनस एक्ट के तहत बोनस सबको मिलता है, ठीक है, सबको माने जिनका एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम है, उन सभी एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ता है। सीएमए वाले स्टूडेंट जो होते हैं या सीएस एग्जीक्यूटिव वाले या सीएमए इंटर वाले, उनको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा सर, इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। उस इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ, उसमें बोनस एक्ट पढ़ना पड़ता है। मैं पढ़ाऊंगा सर इंडस्ट्रियल लॉ में, तब आपको बोनस एक्ट पढ़ाऊंगा। तो बोनस किसको मिलना चाहिए, कितना इनकम करने से आपके लिए बोनस अवेलेबल होता है, कितना दिन काम करने से बोनस अवेलेबल होता है, वो सब बात तब कर पाऊंगा आपके साथ, ठीक है। वो लेबर लॉ का मैटर है। ये सीएमए इंटर है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले पढ़ते हैं। सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लेबर लॉ को फाइनल लेवल में पढ़ाया गया हल्का फुल्का, बट इतना डिटेल्स नहीं। ओके, तो बोनस एंड कमीशन, अभी टैक्स में तो सभी बातें होगा, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हर मैटर में बात करता है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को बोनस देता है, कमीशन देता है, तो एम्प्लॉयर जो खर्चा करेगा बोनस के तौर पे, कमीशन के तौर पे, उसका डिडक्शन उसको मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, कंपनी अपना प्रॉफिट या डिविडेंड को बोनस के नाम पे नहीं दे सकता। मानो कंपनी ने प्रॉफिट किया, डिविडेंड किया, पर कंपनी अपना प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए या डिविडेंड को कम करने के लिए जानबूझ के बोनस डिक्लेयर कर दे रहा है। माने बेसिकली एक्चुअल में वो प्रॉफिट को कम करने का एक तरीका है, और प्रॉफिट कम हो जाएगा ना तो गवर्नमेंट को टैक्स कम हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं कि प्रोवाइडेड द सम पेड टू एम्प्लॉइज एज बोनस और कमीशन शैल नॉट बी पेबल टू देम एज प्रॉफिट और डिविडेंड, ठीक है। माने जो बोनस है वो बोनस ही होना चाहिए, कमीशन ही होना चाहिए। कंपनी इसको बदमाशी करके प्रॉफिट या डिविडेंड के तौर पे नहीं दे सकता। प्रॉफिट डिविडेंड अलग होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। It is a provisions intended to safeguard against a private company or an association escaping tax by distributing a part of its profit by way of bonus। समझ रहे हो बात को? बहुत सारे लोग अपने टैक्स को कम करने के लिए कंपनी क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एम्प्लॉय के बीच में बोनस के नाम पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है। कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा कंपनी को। तो ये गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलाउ नहीं करता। तो ये चीज ऑडिट करके पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझना चाहिए आपको कि सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 बोनस कमीशन जो भी कंपनी पे करता है उसके ऊपर उनको बेनिफिट मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि वो अपना प्रॉफिट को इस तरह से एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे क्या कभी कोई कंपनी, एक बात आप मुझे बताओ, क्या कभी कोई कंपनी अपना प्रॉफिट अपने एम्प्लॉय को देता है? हेलो, प्रॉफिट का पार्ट मैंने डिविडेंड एम्प्लॉय को मिलता है क्या? हेलो, हाँ सर, कभी सुना आप लोगों ने ऐसा कि एम्प्लॉय को प्रॉफिट का पार्ट मिलता है? प्रॉफिट किसे मिलता है, प्रॉफिट या डिविडेंड किसे मिलता है, बोलो ना। कंपनी एमडी शेयर होल्डर को मिलता है, इन सिंपल, शेयर होल्डर जो कंपनी का शेयर होल्ड करता है, जो कंपनी का मालिक होता है, चाहे छोटा मोटा मालिक हो या बड़ा छोटा मालिक हो,
उसको मिलता है प्रॉफिट का हिस्सा, एम्प्लॉय को थोड़ी मिलना चाहिए। एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करता है, बदमाशी करता है, अपने प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए बोनस के नाम पे सैलरी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज ऑडिट करने के टाइम पे समझ में आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप जेन्युइनली बोनस कमीशन दे रहे हो, फुल अमाउंट आपको डिडक्शंस मिल सकता है टैक्स में। एक बिजनेसमैन होने के नाते आप ये बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो 36 और भी बात कर रहे हैं। जैसे 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में बात करता है। सर बोरोड कैपिटल माने जैसे बिजनेस लोन नहीं लेता है सर, माने लोन लेता है ना, तो लोन बोरोड माने क्या, लोन लेना, और लोन लोगे तो बदले में इंटरेस्ट देना। ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? कल मैंने आप लोगों को बॉन्ड बताया है ना। जीरो कूपन माने वो बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता। कूपन माने क्या, कल बता रहा था, कल का कंपनी लॉ क्लास, कल का कॉर्पोरेट लॉ क्लास याद करो। कॉर्पोरेट लॉ में मैंने बॉन्ड के बारे में पूरा एग्जांपल दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कैसे बॉन्ड खरीदा जाता है। तो वहां पर मैंने यही चीज बता रहा था कि बॉन्ड में कूपन होता है, बट ये कूपन माने इंटरेस्ट, बट यहाँ पर इस बॉन्ड के बारे में बात करें जिस बॉन्ड पे कूपन नहीं है। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ सर, इसको जीरो कूपन बोलते हैं। सर ऐसा, इसका क्या मतलब होता है जीरो कूपन माने? तो फिर लोग क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर कोई कंपनी जेडसीबी इशू करता है तो कोई पब्लिक क्यों उसको जेडसीबी परचेस करेगा सर? कोई मुझे बता सकते हो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सर, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी अपना मार्केट से पैसा रेज करने के लिए इशू करता है। बट मैं आपको एक सवाल किया कि जीरो कूपन माने इंटरेस्ट। कल ही मैं क्लास में बता रहा था, कंपनी लॉ की क्लास में। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हाँ बोलो सर, कोई कुछ पे कहना चाहते हो? यस, आई एम वेरी हैप्पी, बोलो। इंटरेस्ट रेट जीरो रहता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट जीरो है तो फिर आप क्यों इन्वेस्ट करोगे एज ए इन्वेस्टर? सर कंपनी कम में इशू करता है, और लेकिन जब रिडीम करता है तो पूरा पैसा देता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, पर बॉन्ड का प्राइस में फर्क होता है। बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट, वेरी गुड सर, थैंक यू, एंड रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार, पार वैल्यू में रिडीम करेगा। माने कोई बॉन्ड मानो 1000 टका चल रहा है, बट आपको कंपनी इशू करेगा 950 में, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो 50 टका आपको क्या किया, 50 टका क्या किया आपको, या 970 में कितना परसेंटेज होता है, 970 बाई 1000, कर लो हिसाब। 3% समथिंग क्या? हाँ, 3% समथिंग, थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं। 50 टका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 1000 करो, 5%, और ज्यादा मिल जाएगा। 10%, 9-10% तो मिल ही जाता है। मैंने आप ऐसा कर सकते हो, 1000 का 10% कितना होता है, 100। मैंने 1000 का चीज आपको 900 में मिल सकता है, या 920 में मिल सकता है, 930 में मिल सकता है। ठीक है, बॉन्ड का एक्चुअल प्राइस है 1000, बट आपको मिल रहा होगा मे बी 950 में, 920 में, 930 में। ठीक है, तो इसमें क्या फायदा है, आप जब परचेस करोगे तो पर बॉन्ड के लिए एक एक यूनिट के लिए 920, 930, 950 जो भी है पे करोगे, और आपको जब रिडेम्पशन करेगा 1000 टका में रिडेम्पशन करेगा। इंटरेस्ट का कोई खेल है ही नहीं। सर पेमेंट तो कंपनी हमको करेगा, तो उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं बोल रहा है? सर ये एक तरीका होता है, लोगों से पैसा लेने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास
बाकी प्रोविजंस में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। ये जीरो कूपन बॉन्ड पे भी बात करूंगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे बात करूंगा, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो एग्जाम्पल आज मैंने नहीं किया, मैं ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल अगर हो सकता है मुझे अगर मिल जाए तो मैं वो भी करा दूंगा। मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूँ सर, 35D पे, 35DDA पे, ठीक है। मुझे वो भी मिल जाएगा ना तो वो भी मैं करा दूंगा। 36 का भी एग्जाम्पल करूंगा सर, और 35DDA एंड 35D के ऊपर भी एग्जाम्पल्स मैं कल नेक्स्ट क्लास में, मैंने वेडनेसडे वाला क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा 36 रिलेटेड और भी कुछ बातें, फिर 37, 38, 40 इस तरह का चलेगा, और 2-3 क्लास लगेगा पीजीपीपी कंप्लीट करने में। उसके बाद हम लोग कैपिटल गेन में बात करेंगे। एक बात याद रखना सर, मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहता हूं, जैसे कि मैं आपको क्लियर टेक्स्ट का एग्जांपल दे रहा था कि एक एक टॉपिक जो है ना सर, एक एक टॉपिक एक एक मार्केट है। आप लोग शायद सोचते हो जब पढ़ाई करते हैं आपको लगता है सर पीजीपीपी में आप बड़ा टाइम ले रहे हो, बट आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो सैलरी चैप्टर है या पीजीपीपी चैप्टर है, आप देखो ना मार्केट में कितना चार्जेस होता है सिर्फ कैपिटल गेन का हिसाब किताब करने के लिए। एक एक कंसल्टेंट कितना चार्ज करता है, सिंपल, बाकी इनकम के ऊपर नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन का हिसाब करके देगा 3,500 लेगा एक इंडिविजुअल से। सैलरी का हिसाब करके देगा क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, फिर भी 1,400-1,500 लेगा। आपका फॉरेन इनकम रहेगा, इसका डिस्कशन तो अभी आप लोग नहीं, फाइनल लेवल में पढ़ोगे फॉरेन इनकम, ठीक है। हल्का मतलब कैपिटल गेन इनकम साथ में 17,000 लेगा, विदेशी इनकम है तो। प्रोफेशनल्स के लिए देखो, अगर आप प्रोफेशनल्स हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेसमैन हो तो आपको 6,000 लेगा सिर्फ पीजीपीपी कैलकुलेशन करने के लिए। बिजनेस अभी देखो ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप तो 200 ट्रांजैक्शन, अकाउंट समरी क्रिएट करेगा, पीएल बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, सैलरी दे रहे हो, अदर इनकम कुछ कर रहे हो, कैपिटल गेन कर रहे हो तो उसका भी करके देगा, बट कुल मिला के 6,000 ले रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है सर कि क्यों इतना जानना है? क्योंकि जानोगे तभी ना लोगों से चार्ज कर पाओगे। जैसे क्लियर टैक्स वगैरह थोड़ा ज्यादा लेता है, रेगुलर में थोड़ा सा, मतलब अगर आप नॉर्मल मार्केट में देखोगे इससे कम चार्ज ही होता है। बट देखो सर, अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है ना तो वो चार्ज बढ़ा सकता है। आप लोग भी मॉडर्न डे स्टूडेंट हो, आप लोग भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना, लोगों को इस तरह से ऑनलाइन कंसल्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए जानना है सर। जो लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर का अलग से टैक्स कैलकुलेशन होता है, देख पा रहे सर, हर चीज का, हर चीज को प्रोडक्ट बना दिया, हर चीज को प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। किसके बेसिस पे बेच रहा है? नॉलेज के बेसिस पे बेच रहा है, और क्या। तो इसलिए पढ़ाई को बोरिंग नहीं समझना सर। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, आपको जो चीज बोरिंग लगता है वो बोरिंग चीज नहीं है सर, वही एक्चुअली आपका जिंदगी है। इतना मेहनत करो, आगे जाके इनकम करना है सर, बहुत कमाना है। भगवान करे आप बहुत कमाओ, बहुत इनकम करो, लेकिन वो सारा इनकम शॉर्टकट में नहीं है, लॉन्ग कट में है। आपको डिटेल्स पढ़ाई करना है। बात सुनो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ अपना नोट बनाते हो सर? नोट बनाओ, नोट बनाओ, हर चीज को लिख लिख के पढ़ो। जो एग्जाम्पल्स मैं कराता हूँ वो भी करो, जो एग्जाम्पल्स मैं बोलता हूँ कि बाद में कराऊंगा तो बाद में जब कराऊंगा तो वहां से करो, करो तो सही। हर चीज को नोट डाउन करो। क्लास सुनने के बाद जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, मेरा क्लास कान में लगा लो, मेरे बात सुनते सुनते लिख लो, सुनते सुनते लिखते जाओ, अपना नोट बनाओ सर। ये होता है प्रोफेशनल बनने का सिस्टम। अगर इस सब चीजों से बोर हो जाओगे ना, मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेशनल बनने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे ही कोई सीए नहीं बन पाता, और अगर बन भी जाए तो आगे जाके सक्सेसफुल बनेगा वो डिपेंड करता है आज के मेहनत पे। आज का मेहनत कल का मेहनत को कम करेगा इन द सेंस इजी करेगा। तो इसलिए प्लीज सर, शॉर्टकट नहीं सर। और जो भी नोट बनाओगे ना, मैं जब ऑफलाइन बुलाऊंगा 15 अगस्त के बाद से ऑफलाइन सेशन बढ़ जाएगा सर, ठीक है। अभी जैसे लोग एग्जाम देने के लिए आते हैं ऑफलाइन में,
15 अगस्त के बाद से एग्जाम एज वेल एज डिस्कशन भी करूंगा, सामने बैठ के डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं सेशन सब रूटीन दे दूंगा सबको, तो सामने बैठ के डिस्कशन करेंगे। तब मैं कॉपी चेक करूंगा कि सब नोट बना के घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ज्यादा और डराऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। लेकिन आज का क्लास इतना ही है, अगला क्लास बुधवार को मिलता है टैक्स में। ओके, यस স্যার सर। মঙ্গলবার দিন ফিনান্সটা হবে না? হ্যাঁ হবে, আমি তো ট্যাক্সেরটা বললাম, ও মানে ইনকাম ট্যাক্সের এরপরে কবে মিট। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ বল স্যার রাহুল। আমি একটা কি বলছিলাম যে আমি তো আমার তো এখনো সেপ্টেম্বর অবধি চলবে, সেপ্টেম্বর মধ্যে ওয়েট করছি। তারপর যদি না হয় তাহলে না আমি ওই ভিডিও গুলো শুধু নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, যেটা ঠিক মনে হয় করিস, কিন্তু পড়াশোনা করিস।